Hello and welcome to Frankly Speaking, and today joining me is Chief Election Commissioner Mr. Sushil Chandra. Good morning and how are you feeling? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की दिल की धड़कनें थोड़ी तेज होती है काउंटिंग डे से पहले, क्या आप भी आज थोड़े टेंस हैं, स्ट्रेस्ड हैं? हम लोगों को टेंशन का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि हमारा पूरे पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अभी एक लास्ट फेज रह गया है जिसमें कि काउंटिंग होनी है। उस काउंटिंग के पूरे ही इंतजाम किए जा चुके हैं और कंप्लीट उसकी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं और इसलिए हमारे कोई समय टेंशन का कोई सवाल नहीं होता। और जो भी इसकी प्रक्रिया है काउंटिंग की, वो सभी लोगों को उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये पूर्णतया निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होगी, तो इसलिए कोई इसमें टेंशन का सवाल नहीं है। हाँ, प्रिपेयरनेस की पूरी आवश्यकता है जो कि पूरी तरह से की जा रही है। मिस्टर सुशील चंद्रा, आई वांट टू आस्क यू, आप कह रहे हैं पूरी प्रिपेयर्डनेस है, ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन कल से जो आम लोगों को टेलीविजन पर दिख रहा है और हमने इस पर रिपोर्ट भी किया है कि वाराणसी के एक स्ट्रांग होल्ड के बाहर बहुत प्रोटेस्ट हुए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया है ईवीएम पर और काउंटिंग की प्रक्रिया पर। उन्होंने अपने 300 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है कि हर काउंटिंग सेंटर पर और हर स्ट्रांग होल्ड के बाहर वो खुद पहरेदारी देंगे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है। और तीसरी बात, कुछ बरेली में डस्टबिन में भी ईवीएम्स मिले हैं। तो ये हर चुनाव से पहले ईवीएम पे ये सवालिया निशान क्यों होता है? देखिए, सन 2004 से ईवीएम इस देश में लगी हुई है और हर व्यक्ति 2004 से इस पर वोट का अधिकार यूज करता है और अब तक करीब 360 करोड़ लोग इसका यूज कर चुके हैं डिफरेंट पोलिंग उसमें। और हमेशा काउंटिंग होती है, ठीक तरह से काउंटिंग होती है। सभी लोगों ने, जितने भी सीएम हैं या और एमपीज हैं, दे हैव टेकन ओथ ऑन द सेम रिजल्ट विच हैव बीन गिवन बाय दिस पर्टिकुलर ईवीएम एंड वीवीपैट। और 2019 से तो हम लोगों ने वीवीपैट का सारे ही पोलिंग बूथ पर इंतजाम किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसको वोट दिया है और उसके बाद आप विश्वास करते हैं, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। और यही एक काउंटिंग की प्रक्रिया है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट मौजूद होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का मौजूद है, दूसरी पार्टी का मौजूद है। ऑब्जर्वर्स वहां पर मौजूद होते हैं, सबके सामने इसका चेकिंग किया जाता है, सबके सामने काउंटिंग की जाती है और हर राउंड के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी काउंटिंग दी जाती है, जो कि एक्सेप्ट की जाती है सभी लोगों के द्वारा। लेकिन कुछ जगह कहीं कहीं लोग भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं कि वो एक ईवीएम, बनारस की जो आपने बात की है, दैट वाज ए ईवीएम विच वाज बीइंग टेकन फॉर ए ट्रेनिंग पर्पजेस। बिकॉज ईवीएम, देखिए, पोलिंग की एक ईवीएम होती है जो कि पोलिंग के बाद हम लोग उसको बंद कर देते हैं और उसमें 3 टियर सिक्योरिटी होती है और एक वीडियो कैमरा भी होता है बाहर, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भी वहां पर रहते हैं। सीएपीएफ होती है, पुलिस फोर्स होती है। दैट नो ईवीएम ऑन विच ए पोलिंग हैज बीन मेड, वोट हैव बीन कास्टेड, कैन बी टेकन आउट of the strong rooms and the warehouses without the permission of all the political parties who are present there. So no EVM, no VVPAT can go out of that particular room without any presence of the political parties. But there are some other EVMs which are being used for demo purposes also. हम लोग गांव में भी जाते हैं, लोगों को शिक्षित भी करते हैं, वो मशीनें भी दिखाई जाती हैं वो डेमो के लिए कि लोग कैसे यूज करें। सिमिलरली ट्रेनिंग के लिए कल की जो वारदात है उसमें डेमो का तो कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि पोलिंग तो हो चुकी थी आखिरी फेज की। इसमें खाली ट्रेनिंग के लिए, ये केवल ट्रेनिंग के लिए गई थी और ट्रेनिंग की अलग पहले होती है। हाँ, कुछ लोगों की जो ट्रेनिंग, क्योंकि वहां का फेज परसों ही साबित को ही खत्म हुआ था, लास्ट फेज वाज डन ऑन 7, so it was being done over a training for the officials of that particular district. It was not for the other persons. So said, how can we count it? So their machines were absolutely separate. क्या इन पर कोई निशान होते हैं जो बता सकते हैं कि कौन से ऐसे ईवीएम मशीन हैं जो ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जिनमें वोट सारे कैद? देखिए, इन सबके नंबर होते हैं नागरिका जी, और इसलिए रात को जैसे वही लोग इकट्ठे हुए तो उनको बताया गया कि आप नंबर चेक कीजिए कि ये मशीन कौन सी मशीनें हैं। वो सब लोग इकट्ठे हुए, उनको सारे नंबर चेक कराए गए, उसके बाद वो सेटिस्फाई हुए कि हाँ, ये वो मशीनें नहीं है जहां पर कि पोलिंग हुई है, ये मशीनें ट्रेनिंग के लिए यूज हुई हैं। तो ट्रेनिंग भी कराना आवश्यक है और डेमो कराना भी आवश्यक है।
आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कभी किसी पोलिंग वेयर हाउस से जहां पर वोट हो चुके हैं वहां से निकलकर बाहर आई हो, ये आज तक ही नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब सेटिस्फाइड हैं, तो इतने सवालिया निशान क्यों उठा रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, आज तक कितने दिन से ये चल रही है, मैंने जैसे आपको बताया 2004 से, लेकिन देखिए कहीं भी कोई चीज होती है तो भ्रम फैलाने के हिसाब से, जो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये भी कह सकें कि भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका पूरा एक पक्का एसओपी है जिसके आधार पर काउंटिंग होती है और किसी को भी भ्रम फैलाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी, और जो भी कम्युनिकेशन है दैट विल बी डन इमीडिएटली अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू। लेकिन बरेली में डस्टबिन में जो बरेली में ईवीएम नहीं पाई गई, आई थिंक कुछ बैलेट पेपर, इट वाज नॉट ए बैलेट पेपर आल्सो। हम जब भी मशीन को, ये बरेली में नहीं था, ये बस्ती का है शायद ये जो आप जिक्र कर रही हैं, वहां पर क्या हुआ था, ये मशीन होती है उसको कमीशनिंग करने से पहले जब ये सिंबल लोडिंग की जाती है वीवीपैट में, उसके बाद उसको ट्रायल किया जाता है कि सही है नहीं है, और वो भी सब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ही किया जाता है। ये नहीं कि कोई वीवीपैट और ईवीएम पर कोई भी चीज सब पॉलिटिकल पार्टी के सामने की जाती है, ये कभी अकेले नहीं की जाती है। तो जब वो मशीन कमीशनिंग से पहले जब उसमें देखा गया कि सिंबल सही तरह से लोड हो गए हैं, उस तरह की कुछ पर्चियां थी और उसको ईसीआई का एक पूरा एक एसओपी है कि दिस शुड बी श्रेडेड एक्चुअली। उस ऑफिसर ने श्रेड नहीं किया था और उसको इसी तरह से फेंक दिया था कि दे आर नॉट द पोल्ड पर्चीज। With the result, as soon as we have come to know, we have suspended that officer, and that was not again the polled purchase at all. That much we can assure you. We can make a very categorical statement about it, that anything which has been voted, which has been polled, is strongly safe, secured, transparent, and is in front of each and every political party. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, मैं आपसे सवाल जो पूछना चाहती हूँ वो ये, और ये हमने बंगाल के चुनाव में भी देखा था, और आज तक इस बात पर तू मैं चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि चुनाव की काउंटिंग वाले दिन और उसके बाद वायलेंस हुई थी। ये वायलेंस और इस लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है, ये क्यों हुई, ये ईवीएम पर सवालिया निशान था इसलिए हुई? तो इसीलिए पूछना चाह रही हूं, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का सवाल खड़ा किया जा रहा है, एक लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इल्जाम लगा रही है, आरोप लगा रही है ईवीएम पर, और कह रही है इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है, तो ये एक सवालिया निशान इस पर भी लगाता है कि जब रिजल्ट आएंगे तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? क्या हम बंगाल जैसी वायलेंस देखेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं देखी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, काउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को चेक किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डायरेक्शन दी थी उसके हिसाब से पूर्णतया इसको फॉलो किया जा रहा है। और जो वीवीपैट है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 5 वीवीपैट चेक की जाती हैं, और हमने पिछले इलेक्शंस में भी इनको चेक किया, एक भी गलती नहीं पाई गई। इट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली सिंक विद दैट. The person should have to accept it actually. That is my point to you. That all political parties will have to accept the result which has been given by the EVM. It is not the result given by the EVM, it is the result given by the voters of this country. And that we should adopt it and we should accept it with all humility and with all confidence at our command on that particular thing. तो आप कह रहे हैं कि ये जो ईवीएम पे इस वक्त सवालिया निशान हो रहा है, ये रिजल्ट आने से पहले लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे? अब ये देखिए, ये उनका अपना आकलन है इसके बारे में, और आप लोग अपने एग्जिट पोल देते हैं और उनका आकलन है। हमारा काम एज ए फैसिलिटेटर, ECI I always see as a facilitator and regulator with the aim of that all the voter can cast their vote in a perfect atmosphere. There should be absolutely proper facilitation to the voter to cast the vote. There should be absolutely proper consideration of all the genuine difficulties of the political parties, because they are the stakeholders into this. So as far as the election commission is concerned, election commission ने हर political parties को जो भी उनका concern था सुना है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, और उन्होंने हमसे अगर आकर टाइम मांगा है, 2 घंटे पहले भी टाइम मांगा है, तो हमने उनको टाइम दिया है और सुना है, और उनकी उचित डिमांड पर कार्यवाही भी की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को ट्रांसफर किया गया है। वाराणसी में रिपोल होगा? रिपोल की क्या आवश्यकता है? रिपोल की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें। और कहीं पूरे यूपी में मैं आपको बताऊं कि कितना अच्छा पोल मैनेजमेंट इस बार हुआ है, और हमारे दर्शकों को सबको आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर इलेक्शन प्रोसेस में
18.4 करोड़ वोटर्स थे और इन सबको इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार बहुत ही शांतिपूर्वक हर पोलिंग बूथ पर वोटिंग प्रोसेस हुआ है। और जैसा कि आपने भी देखा कि किसी तरह की यूपी में या पंजाब में किसी भी 5 स्टेट में कोई वायलेंस नहीं हुई इस बार। So for that, my voters, the political parties are absolutely to be credited about this thing. They have to be appreciated that the polling process has been absolutely peaceful. And as far as the repoll is concerned, which I will let you know, in UP, out of how many constituencies are there? 403. And the polling stations in all the places are 2,15,000 polling stations, which are 30,000 more than the last 2017 election. Only 2 repoll has been done in UP, and only around 17 or 18 repoll has been done in Manipur. In other states, there has been no repoll. So the polling management was so good, so clear, so transparent that there was no need of any repoll in the whole process. पर ये क्यों होता है कि हर चुनाव के रिजल्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका आती है? कल भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी वीवीपैट को लेकर। कोई खास चिंता आपको हुई इस बात से कि चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले अगर इस तरह की याचिकाएं आएं तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस क्या उस पर सवालिया निशान नहीं लगता? नहीं, देखिए, जो हमारी गणना है, मतगणना जो होती है, ये 2019 में भी इस तरह की एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से सुना था, जिसमें हमारे यहाँ के ऑफिसर्स भी गए थे टू एक्सप्लेन द सिचुएशन कि हम कैसे काउंटिंग करते हैं, क्या ईवीएम मशीन है, क्या वीवीपैट का सिस्टम है। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द प्रोसीजर, एक्सेप्ट दैट दे सेड दैट इन प्लेस ऑफ 1 वीवीपैट चेकिंग in per constituency should be done to 5. So we have followed and again that the party again went there to review the judgment, and Supreme Court said that we have considered all the issues and it has to be followed. So we are following the same procedure which has been mentioned which has been observed by the Honorable Supreme Court. So there's no question that it can be tinkered with again. The parties goes again and again, but even Supreme Court has after hearing both the parties have declined to interfere at this particular time because the counting will have to be done. पर ये भ्रम या ये डाउट लोगों के मन से जाता क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी और अहम इसलिए है क्योंकि हर चुनाव में ये फिर अपना सर ऊंचा करता है और फिर एक प्रोसेस में सब सोचते हैं कि अगर आपका फोन हैक हो सकता है, अगर आपका ईमेल हैक हो सकता है, ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम भी हैक हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने कितनी बार कहा कि अगर किसी को भी हैकाथन वाज आल्सो अरेंज्ड इन द ईसीआई कि कोई भी हैक करके दिखाए इसको, नो पार्टी टर्न अप। आप इंजीनियर भी हैं? मैं इंजीनियर भी हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है नाविका जी। हैक कोई चीज तब होगी जब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी एमिनेट होगी, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी एमिनेट ही नहीं होती है। इसलिए इसको क्वेश्चन का हैक, आपका घर का माइक्रोवेव हैक नहीं हो सकता, आपके घर का फ्रिज हैक नहीं हो सकता, आपका टेलीफोन क्यों हैक हो सकता है? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी एमिनेट हो रही है और उन चीजों में कोई फ्रीक्वेंसी एमिनेट ही नहीं होती है। सो नोबडी कैन हैक इट। Therefore, it's an absolutely safe machine, and I would say that each and every citizen of this country should feel pride that India has taken a lead. India has taken a leap in the direction of these EVM machines, and which are giving absolutely correct result. Otherwise, you just let me know whether any CM or any MP has ever said that I will not take oath because I have won from the EVM. Till that time comes that they say that we are not accepting this result because it is on EVM and VVPAT, so I will not take the oath of a CMship. Has any CM come in this country so far? Has any MP has come so far? No. It means they are accepting the result. और बाकी सब भ्रमात्मक है, लोगों को भ्रम फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी कोई चीज को लूज करते हैं देन ये लगता है कि अब बहाना किसके ऊपर चलाएं। मशीन एक साइलेंट चीज है, मशीन बोलती नहीं है, सबसे आसान है इसी के ऊपर कोई ना कोई बहाना लगा दिया जाए कि मशीन काम नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है, आप भी मानते हैं कि वो बहाना बना रहे हैं? अब ये तो मैं आपको कहूंगा कि बहाना बना रहे हैं, लेकिन भ्रम फैला रहे हैं जरूर कहूंगा मैं इस चीज के लिए कि ये भ्रम फैला रहे हैं और उसको नहीं टॉलरेट किया जाएगा। और एब्सोल्युटली दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कास्ट एनी एस्पर्शन ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट। सुशील चंद्रा जी, एक आरोप इलेक्शन कमीशन पे और लगा है, वो ये है कि आपने 7 फेज के चुनाव किए। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य था इसमें,
पहले फेज के चुनाव खत्म होते थे तो बड़े नेता जो हैं वो इंटरव्यू देते थे, बात करते थे, तो विपक्ष कहता था कि देखिए ये उस फेज का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इलेक्शन, और नेताओं का डिफेंस होता था कि हम तो अगले फेज के लिए बोल रहे हैं, इस फेज से लेना देना कोई नहीं है। आप समझते हैं ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इनको रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार ये आरोप प्रति आरोप बहुत चला। हाँ, मैं भी समझता हूँ कि इसको एक रिविजिट करने की आवश्यकता है, considering this technological time which we are having. So we are having 7 phases of a UP, and we say in first phase you will not do any canvassing or any campaigning, but if in the adjoining AC if you are doing it, I can't stop anybody to give that particular lead into that area, and I can't ask the other person to switch off their televisions into that set. So we were also thinking that there's some need to revisit all these things in the technological time. अब ये तो देखिए, इट विल टेक टाइम बिकॉज द लॉ विल बी पास बाय द पार्लियामेंट, वी विल ट्राई एंड वी विल टेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत भी आ सकता है। अभी भी हम लोगों ने जो किया हुआ है, अगर आपको शायद ध्यान हो तो एक कमेटी सेट की थी और उसने इस चीज को बहुत क्लियरली एक फाइंडिंग दी थी। उसके बाद हमने 2019 में एक अपनी इंस्ट्रक्शन भी निकाली थी कि मल्टी फेज जहां पर भी होगा, तो अगर किसी दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में कोई आदमी या कोई भी प्रचार कर रहा है इस चीज के बारे में, ही विल नॉट मेंशन about the first constituency and seeking the vote for the candidate of the first constituency or the first phase, sorry, not the constituency, first phase. So that should be segregated actually. So because पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज थोड़ी वोट मांगे जाते हैं। आप अगर एक फेज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और अगला फेज 2 दिन बाद है, तो आप 20 किलोमीटर दूर कहीं पर अपना रैली अगर कर लें, आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो रूल है ये कहीं ग्रे एरिया हो जाता है टू इम्प्लीमेंट। आई थिंक देयर इज सम नीड टू रिविजिट दिस पर्टिकुलर रूल। तो ये कब होगा, क्या टाइम फ्रेम रहेगा? देखिए, मैं टाइम फ्रेम इसके लिए नहीं बता सकता, बिकॉज दैट विल हैव टू बी अगेन एंड फॉर चेंजिंग, बिकॉज दिस इज अंडर रूल अंडर सेक्शन 126 ऑफ द आरपी एक्ट। सो फॉर दैट द आरपी एक्ट विल हैव टू बी चेंज्ड ऑल टुगेदर। सुशील चंद्रा जी, एक जो कांस्टेंट आरोप लगता है इलेक्शन कमीशन पे कि आप हमेशा फेवर करते हैं रूलिंग पार्टी को, वो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हो या तमाम कानून उनके हाथ में होता है, तो कहीं ना कहीं, और इस केस में अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लें और सेंटर में, दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। क्या इलेक्शन कमीशन पर कहीं ना कहीं एक दबाव होता है? नहीं, ये एक आपने बोला ये बहुत ही निराधार है, बल्कि मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको बिल्कुल निराधार कहूंगा इस चीज को, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन इज वेरी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर पर आपकी अपॉइंटमेंट तो सरकार करती, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो सभी की अपॉइंटमेंट करती है, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर पोस्ट पर होते हैं, देन यू आर गवर्न्ड बाय दैट आर्टिकल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप चीज़ों को देखें, क्योंकि हर चीज़ के पीछे देखना पड़ेगा कि हमने किसके खिलाफ कार्यवाही की, किसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की, क्या एक निष्पक्ष तरीके से ईसीआई ने काम किया या नहीं किया, तो आप खुद देखेंगे कि अगर हमने किसी भी एमसीसी का कहीं वायोलेशन किया गया है, तो रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी द एक्शन हैज बीन टेकन। नॉट ट्रू। लोग कहते हैं कि लोगों की बात पर नहीं लाइएगा नारिका जी। अगर कोई ऐसी चीज हो तो आप हमें बताइए। देखिए, ऐसा है, पूरा इलेक्शन, नंबर 1, we put observers in each and every constituency. Then we put special observers to oversee the whole situation, and they ensure the neutrality and the impartiality. I will agree with you that 100% it should be neutral and impartial, and to maintain that we have devised this particular system of observers. If observers are sent from a different state altogether, if a observer is sent to UP, he has to be from the outside UP, so that he can see what DO is doing, what your other officers are doing, whether it is in accordance with the absolutely the guidelines of the ECI or not. So to maintain neutrality and impartiality, these observers, special observers, are being appointed. During these elections also we have appointed 900. उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश के बाहर से ऑब्जर्वर्स भेज देंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन तो सब आते हैं। तो जो बड़े नेता होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, ये जब जाते हैं, बोलते हैं, तो आरोप तो लगता है कि आप उनको कुछ नहीं कहते, आप सिर्फ रीजनल पार्टीज के ऊपर
अपना डंडा चलाते? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये देखें कि हमने एमसीसी में किन किन लोगों को रोका इस बार या किन के खिलाफ स्ट्रक्चर्स पास किए हैं, तो आपको शायद ज़्यादा तस्वीर क्लियरिटी से आ जाएगी। और इस बार हमने समथिंग अराउंड 2300 FIRs have been filed for violation of MCC and for violation of COVID-19 rules also. This is one of the highest percentages of the FIRs which have been filed. FIRs का होता क्या है बाद? In FIRs के बाद इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है. Some persons are fined, some persons are given a slight imprisonment also. So actions are being taken, and ultimately that atmosphere will have to be created that no party can take these things in their hand, whether as again you say central party or the regional party. So if you see the backing of the total the breakup of these 2,217 FIRs which have been filed, you will find all parties are there. Similarly, if you see that the persons who have been prohibited for campaigning, I think the situation will be much more clear to you. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोविड-19 की आपने बात की, अब मेरे ख्याल से ये दूसरा स्टेट इलेक्शन है। आई थिंक ये पहला वाला बंगाल का इलेक्शन था, चुनाव का इलेक्शन है, ये पहला था बिहार का, जो हमने 2020 में करवाया। बिहार का, उसमें तो कुछ खास प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुए थे और क्रिटिसिज्म हुई थी। बंगाल के दौरान जब आपके प्रीडिसेसर थे तब एक इलेक्शन हुआ, तो ये तीसरा चुनाव है जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। हाउ डिफिकल्ट इज इट? एंड दिस टाइम लोगों का कहना है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट रहे, कहीं तो आपने रैली नहीं करने दी, वर्चुअल रैली हुई, उससे भी पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा खामियाजा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का खास करके ये कहना है कि जितने संसाधन सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने वाली पार्टी के पास, बीजेपी के पास हैं, उतने शायद रीजनल पार्टीज के पास नहीं है। आप समझते हैं दिस क्रिएट्स स्लाइटली imperfect battleground? No, not at all. Again, I would say that because it was a very big challenge to conduct the elections during COVID. When we started our preparations from the month of September or October, there was no Omicron at all. So we were preparing according to that at least we were hoping that this elections will be absolutely free from COVID. But as soon as we came to know near to the elections, and when all parties said that we want elections in time, because we had a consultation with all political parties and wherever we have gone. So the whole challenge was before the commission as to how to conduct elections during Omicron. So we had a meeting with the Union Health Secretary and our Health Secretary of the state. We also see the Chief Secretaries, and we see how is the COVID preparedness into those states also, how much vaccination has been done, what is the position. We find that in 2 states that vaccination was absolutely proper, like in Goa and Uttarakhand it was 100% doses, but in other states it was not like that. So a decision will have to be taken as to how my vote and voters both should be safe. So that was a very big challenge before the commission as such. So we took a decision that though we will go ahead for the elections, but at least considering these factors, there will be no rallies. There will be absolutely no rallies, at least in the first week when we announce the elections. And as you know, that during that particular period, even the candidates are not finalized. Their candidates are finalized much later. I think the 28th was the last date when the candidates were finalized. So we said that immediately there will be no rallies. You will go home to home. You will meet the persons. You can converse into the person, and the persons are very happy. I am telling you that I got the feedback other way around by the voters that they are very happy that the persons have come to our home, and we could see our leaders who are coming to home and telling us what is to be done, which used to be done earlier, not now. So persons were having very good in the sense that we did not allow COVID to spread at all. And every week we reviewed the situation, and without asking from any political parties, we slowly, gradually, and in a graded fashion allowed the persons to hold with 500 persons, then with 1,000 persons, then it was absolutely fine. And we could also see that the vaccination was much upgraded into various states. And today I can say absolutely with confidence that the Chief Secretary, the Health Secretaries were absolutely confident that there will be a vaccination will be much higher. And today at least in 4 states out of 5, the first dose is 100% to everyone. So when we saw that the vaccination has been done to the persons, the Omicron is slightly less, then we started gradually the rallies, and nobody, not even a single party, Amika ji, I will let you know, not even a single party approached to the commission that you should open the rallies, because so much we were doing.
Not even the first week anybody came to us. So मुझे it was लगता a है very कि well planned. पब्लिक प्रेशर भी इतना था कि अगर इस बार कोविड प्रोटोकॉल वायलेट होते तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज को भी खामियाजा भुगतना पड़ता, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं पब्लिक है जो ये सब जानती है. Definitely right. It is the common man. It is the public who knows about it. सीसी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पंजाब का एक वाकया. पंजाब में एक मेरे ख्याल से 24 या 48 घंटे पहले एक वीडियो आया था कुमार विश्वास का. जी. और उस वीडियो को वहां पर बीजेपी ने बहुत चलाया और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कंप्लेन की और पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वो वीडियो के यूज पर बैन लगा दिया और थोड़ी ही देर में वो बैन हट भी गया. ये क्या वाकया था और क्या इससे इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगता है? देखिए, जब ये मुझे मालूम पड़ा ये वाकया, क्योंकि ये बहुत ही शायद 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ वाकया हो चुका था, तो आई वॉज टोल्ड दैट जूनियर इलेक्शन ऑफिसर एक्चुअली हु वाज देयर, बिफोर हिम सम पार्टीज हैव अप्रोच्ड दैट इट इज बीइंग डिस्प्लेड लाइक दिस एंड ही पुट ए बैनर ऑन मीडिया without even consulting the CEO at that time. So when we inquired from the CEO that what is happening and can you put a media ban onto a particular this thing, what is so objectionable about it? So he made the inquiry and immediately he found out that it was not accordance to the MCC violations and he opened it up immediately because it was not that some pressure was there. The standard operating procedure के खिलाफ काम किया इलेक्शन जूनियर ऑफिसर ने. he did not take the permission from the CEO to examine it because ultimately it is a CEO. खिलाफत हो सकती है. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लूप होल है जिसके तहत उसने ऐसा किया. उसमें लूप होल नहीं है, एक इंटरप्रिटेशन का सवाल होता है कि अगर किसी ने गलत इंटरप्रिटेट कर लिया उस चीज को, बिकॉज ही वाज सपोज टू लुक इनटू द MCMC कमिटी इन विच द एडवर्टाइजमेंट इज टू बी सर्टिफाइड बाय द MCMC कमिटी. इट इज नॉट द कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्पीच और एनी अदरवाइज. So therefore he misinterpreted it. Not only that it was something wrong on his part, he misinterpreted this, and as soon as it came to his notice, the senior person came to notice, he changed it. Because if you see the any action on the junior officer who misinterpreted, so-called action has been taken against him, he has been reprimanded about it. Reprimanded. Yes, definitely. But is that enough? What do you want? मीडिया पर बैन लगाना एक तरह से फ्री स्पीच. That is why immediately it was resorted to. Immediately action was taken. Because nobody can stop the free expression. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये लास्ट मिनट पे इस तरह का वीडियो सर्कुलेट करना भी चुनाव को इन्फ्लुएंस करना है. दोनों तरफ से अगर इसे देखा जाए, आप इन हाइंडसाइट कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे एक सिस्टम में सब प्रोसीजर्स होते हैं. सो मेनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड. लाइक इन दिस पर्टिकुलर 5 states election, if you say, more than 10 lakh human persons are involved into this whole process. Everything is conveyed to them, whole procedures are conveyed to them. But if out of 10 lakh persons who are executing this particular project, this particular elections, 1 or 2 persons are on some side, so action will have to be taken against them. And if you see that we have changed so many persons into these elections, and we have given this copy of transfer, disciplinary actions against these officials in no time. The commission has not hesitated at all in taking the strictest action against any erring official, so that the ultimate our aim is that it should be absolutely neutral and impartial, and there should be absolutely clear level playing field, equal level playing field to all the political parties. सुशील चंद्रा जी, जिस दिन आपने चुनाव अनाउंस किए थे उस दिन आपने एक वाक्य कहा था और एक पोएम का एक आपने उसमें कहा था, रास्ता. हाँ, वो क्या शब्द थे आप और आज आप उन शब्दों को अगर दोहराना चाहें तो आप क्या कहेंगे? आप पूरे इस चैलेंज पर खरे उतरे. ना, बिल्कुल. मुझे बड़ी खुशी है इस बात को कहते हुए कि जो चीज से हम लोग डरे हुए थे उस समय हल्का सा कि कोविड आ गया, एंड थर्ड इलेक्शन वी आर डूइंग इनटू दिस इलेक्शन फेज, बट विद द हेल्प ऑफ ऑल इलेक्शन बॉडीज एंड आवर होल कमीशन took very timely actions on each and every step, and we could give a very safe election to all the electorates of 18.34 crore voters who have participated in that. And very timely actions were taken by the commission,
and I was very happy to say that more persons could come out to cast their votes. And in 4 states, I will share that women have come out, they have outnumbered the men in casting their votes. In all the 4 states, and except in Punjab, they are equal. So I would say that all women voters have participated in large number, and because of these elections, we have added 1.1 crore more voters than 2017 elections. And still the percentages of, if you see, 80%, 75%, 65%, it is really tremendous success to the Election Commission of India. That so many persons have come, and I will compliment all women voters who have come in large number. And it was, so difficult, because we had to deploy our all lady BLOs to go to village and village, talk to those persons, come out, enroll themselves. We put 1900 all women polling stations. All women polling stations. औरतों की ताकत से तो मैं भी इनकार नहीं करूंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि now they are the determining factor into the all politics and all electioneering. So that is why I'm yesterday only. इस बात पर मैं पूरी सहमति है कि औरतें आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और रास्ता दिखा रही हैं, अच्छी बात है इस देश में। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, 24 घंटे पहले चुनाव की जो रिजल्ट गिनने की प्रक्रिया है, and I want to ask you in full responsibility, will there be special measures that will be taken so that we don't see violence, because थोड़ा सा edginess, restiveness नजर आ रहा है कुछ इलाकों में। तो yes, Commission is taking all precautions for that, and Commission has taken all measures. And we are in directly touch with all the DOs and the police officials over there, and we have deployed CAPF also in counting centers, and all necessary measures are being taken so that it should be absolutely peaceful, counting also, and we will take all measures. Any special message to political parties? Political parties, I would say that they should be absolutely have a faith in our voters. They should accept the verdict which is given by the voters. And they should not become edgy they should not blame any other persons, I think, except their own governance issues. That's all. यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। तो मुझे यकीन है, और मुझे पक्का यकीन है कि जो भी कमीशन ने स्टेप्स लिए हैं और उसके हिसाब से जो और भी एक दिन के अंदर और लिए जाएंगे, पूर्णतया ये पीसफुल इलेक्शन होगा, और इसमें सही और निष्पक्षता पूरी तरीके से इंक्लूडेड है, और ये पूर्णतया इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव एंड सेफ इलेक्शन जो मैं लेकर चला था कि माय वोट एंड माय वोटर्स बोथ शुड बी सेफ, दैट विल बी देयर। जाते जाते एक ह्यूमरस हास्य सवाल पूछना चाहती हूँ। आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आजकल उत्तर प्रदेश में तो एक ही सवाल चल रहा है, आएगा तो क्वेश्चन मार्क। आपके हिसाब से कौन आ रहा है? मैं तो बता ही नहीं सकता, ये तो आप ही बता सकती हैं, आपने एग्जिट पोल किए हैं। मैं तो खाली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो एक फैसिलिटेटर हूँ, कि वोटर को मशीन तक पहुँचाता हूँ, मशीन को काउंट करवाता हूँ। बाकी तो अल्टीमेटली कॉमन मैन ही है जो बताएगा कि कौन आएगा। सुशील चंद्रा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड बेबाक तरीके से सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।